हेलो दोस्तों, नेशनल अड्डा पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो नेशनल अड्डा ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसमें ये है कि हम अलग-अलग लोगों को पैनल में जोड़ते हैं और अलग-अलग इश्यूज पर उनका इंटरव्यू करते हैं। आज हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं हाजी सुहेल साहब, जो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। और वहीं दूसरी तरफ जुड़े हुए हैं यशोदा श्रीवास्तव जी, जो कि पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है इंडिया इंडिया और नेपाल में। आप इंटरनेशनल इश्यूज पर काफी अच्छा पकड़ रखते हैं, वहाँ लोकल इमर्जिंग इश्यूज पर लिखते रहते हैं। तो सर, स्वागत है आज के डिस्कशन में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे थैंक यू पहले सर। सबसे पहले यशोदा सर, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि अभी जेनजी का जो प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ और इंडिया में जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका नेपाल पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, आपको लोग वहाँ के आपकी लेखनी से आपको बहुत पहचानते हैं, तो दोनों को आपने करीब से देखा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? यशोदा नहीं, सर। बिल्कुल सिमिलरिटी नहीं है। नेपाल में जो जेनजी आंदोलन हुआ था, जी। वो बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन के खिलाफ हुआ था। बाद में वो सरकार के खिलाफ में हो गया, ये बात अलग है। और सरकार के खिलाफ ऐसा हुआ कि वहाँ राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। और वो जेनजी जो नेपाल का जेनजी है, वो इंडिया का जेनजी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हमारे यहाँ जेनजी जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, नीट में जो गड़बड़ियां हो रही है उसके खिलाफ लड़ता है, सरकार के खिलाफी से लड़ता है। और नेपाल का जेनजी जो बेसिकली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन के खिलाफ आंदोलन में आया था, बाद में उसका गुस्सा वहां के राजनीतिक दलों के खिलाफ हो गया। और ये गुस्सा इस कदर उफान पर आया कि सरकार को पलट देना पड़ा। सरकार को एक तरीके से त्याग पत्र देकर के भागना पड़ा। और दोबारा वहां जो है 6 महीने तक दूसरी सरकार का गठन हुआ, जिसको हम अंतरिम सरकार कह सकते हैं। फिर चुनाव हुआ, फिर वही जंजी इस उम्मीद के साथ जो है नौजवानों की सरकार, जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नाम से जाना जाता है, उनके हक में, उनके पक्ष में इस तरह मतदान किया कि वो सरकार में आ गए हैं। अब सरकार के आने के बाद फिलहाल आज की तारीख तक नेपाल की जो मौजूदा हुकूमत है, वो जंजी के अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं है। लेकिन इंडिया में जो जंजी है, वो सरकार बदलने के लिए नहीं है। वो तो अभी फिलहाल अपने हक के लिए लड़ाई रही है कि आप भले हुकूमत में रहिए, लेकिन हमारी मांगों को मानिए, हमारे हक को दीजिए, नीट की गड़बड़ी को दूर करिए। अब अगर ये सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पाई, तो आगे चल करके मुमकिन है इंडिया में भी जो हुकूमत के खिलाफ जंजी का आंदोलन आगे बढ़ जाए। अच्छा सर, एक बात और मैं आपसे उसी पे फर्दर पूछूंगा कि जो इंडियन जेनजी है, क्या आपको लगता है कि अहिंसा, सत्याग्रह और जो गांधी है, अंबेडकर है, मौलाना आजाद है, जो हमारी लिगेसी है फ्रीडम फाइटर्स की, उसका कहीं इंक्लूजन देखते हैं आप? क्योंकि बहुत पीसफुल रहा प्रोटेस्ट, एक वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, बांग्लादेश देखा जाए, नेपाल देखा जाए, तो शांतिपूर्ण रहा है ये। भाई साफ बात है कि जो जंजी है, वो हमारे जंजी आतंकवादी तो है नहीं, टेररिस्ट तो है नहीं। वो नौजवान है, यूनिवर्सिटियों से पढ़ करके निकले हुए छात्र हैं। उनको रोजगार चाहिए, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे हैं। जितने भी आंदोलन हुए अभी तक जंजी के, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, उत्तराखंड का हो, कोटा को हो, या अभी हाल ही इलाहाबाद में जो छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में आप लोगों को दिखाई पड़ा है, काम करने की कोशिश करते हैं। उनकी मांग है कि इसकी जांच हो और ये शिनाख्त होनी चाहिए कि जंजी आंदोलन के बीच में ऐसे कौन से लोग आए और उन्होंने जो है पथराव किया, लाठीबाजी की, या और भी तमाम हिंसक रास्ता अख्तियार किया। वो तो जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच की मांग करके इसकी शिनाख्त हो जानी चाहिए कि हम हिंसावादी हैं कि कोई और हिंसावादी है। यशोदा सर, एक बात और भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो बॉर्डर एरियाज हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, जो कस्टम क्लियरेंस होता है, जो बिजनेस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नेपाल और इंडिया से, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं रहता है जितना बाहर के बिजनेसमैन उसका फायदा उठाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? जरूर बताना चाहूंगा कि इस समय भारत नेपाल के बीच में जो बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन है, वो थोड़ा डिफरेंस हुए हैं। इसकी वजह, आप जब सिलीगुड़ी जाएंगे, तो सिलीगुड़ी के उस पार जो है, जो नेपाल का काकड़ भिट्टा या पानी टंकी बॉर्डर पड़ता है, वो भी चाय बागान का बहुत बड़ा केंद्र है। और सिलीगुड़ी खुद भी जो है चाय बागान का बहुत बड़ा केंद्र है। तो वहाँ कभी कभी जो है तनाव माहौल होते रहते हैं जो है, क्योंकि वो चाय कभी इधर नहीं जाते हैं, कभी इधर के चाय उधर नहीं जाते हैं। लेकिन ये दोनों देशों के लोग आपस में बातचीत करके इसका
मसला इसको हल कर लेते हैं। लेकिन क्लियरेंस का जो मामला है, इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर मैं शायद ना दे पाऊँ। सर एक बात और जानना चाह रहा हूँ, जैसे सिद्धार्थ नगर में इंडस्ट्री के मामले में, वहीं बलरामपुर में 2 चीनी मिल है, इस सिद्धार्थ नगर में एक भी नहीं है और पलायन का एक बहुत बड़ा इशू है। आप इतने दिन से सिद्धार्थ नगर को इतने करीब से देखे हैं, उसमें रोजगार को लेकर के यूथ का जो सिस्टम बना हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मार्केट होता है, पलायन जो होता है, ये ग्लोबलाइजेशन समस्या है। ये किसी एक जिले का, किसी एक प्रदेश का, किसी एक देश का नहीं है। अगर छोटे से देश की बात करेंगे, नेपाल की, तो जो वहां से जो लोग पहले भारत में आने के लिए बड़ा उत्सुक रहते थे, अब वो यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, यूएस में जा रहे हैं। सिद्धार्थ नगर में जो आपने इंडस्ट्री की बात की है, सिद्धार्थ नगर में बढ़नी में भी चीनी मिल रहा है, जो आजादी के पहले यहाँ से उखड़ करके मेरठ चला गया। मवाना में आज भी वो चीनी मिल उसी नाम से वहां पर है। पूरे पूर्वांचल की आप बात करिए तो चीनी का कटोरा है। 2 4 6 जिलों में मिलाकर के 27 शुगर फैक्ट्रियां थी, जिसमें आज की तारीख में 2 3 चल रही है, बाकी सब बंद है। हुकूमत चाहे आज की रही हो, चाहे आज के 15 20 साल पहले की रही हो, इन लोगों ने कभी इंडस्ट्री के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। हमारा जिला और पूर्वांचल के 20 25 जिले गन्ना उत्पादन के बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करते थे। मालगाड़ियों से गन्ने की ढुलाई होती थी, जो सीधे चीनी मिल के डोंगे तक जाता था। ये सब ठप हो गया है। और आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिशियन, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, वो रोजगार और इंडस्ट्री के बारे में ना तो बात करता है, और ना युवाओं की इच्छा है कि हमारे नेता इस पर बात करें, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर दूसरे तरीके से कब्जा कर लिया है, बाईपास। कुछ दूसरा जो है फतूर हमारे दिमाग में भर दिया है। तो जब युवाओं को रोजगार चाहिए नहीं, तो युवा जो है इंडस्ट्री की बात क्यों करेगा? इंडस्ट्री की बात तो वहां करेगा जहाँ का युवा पढ़ा लिखा हो, जो रोजगार की आकांक्षा में जो है इधर उधर भटक रहा हो। हमारे यहाँ का युवा किन वजह से जो इधर ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसकी व्याख्या तो बड़ी लंबी होगी। लेकिन जब तक युवा जो है इसकी मांग नहीं करेगा, यही तो जेनजी है। जेनजी है क्या भाई? जब यहाँ का जेनजी इंडस्ट्री की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, तो हमारे सरकार, हमारे पॉलिटिशियन इधर क्यों बात करेंगे? हमारे यहाँ तो आजकल दूसरों चीजों पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। आजकल सड़कें पीले रंग में रंगी हुई, आप देख रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमको इंडस्ट्री चाहिए, तो 2 मिनट में सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दुर्भाग्य कि ये नहीं हो रहा है। अच्छा सर एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी जगह को ग्रोथ के लिए वहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो जो सिद्धार्थ नगर का यूथ है, क्या आपको लगता है कि वहाँ लोकल में रहते हुए वो उस तरह की शिक्षा पा सकता है जो मार्केट में उसकी ज़रूरत है? नहीं नहीं, शिक्षा की व्यवस्था तो कहने के लिए तो हर जगह मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उच्च विद्यालय हैं, चाहे वो टेक्नीशियन के कॉलेज हों, तकनीकी कॉलेज हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल फार्मेसी हो, कुछ भी हो। सरकार ने तो हर जिले जिले में व्यवस्था कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप क्वालिफाई करके वहाँ दाखिला लेंगे, वहाँ की पढ़ाई किस स्तर की होगी, आपकी स्किल डेवलपमेंट का क्या पैमाना है, तब तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अभी आप दाखिला ले लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं से पढ़ करके चले आइए, ऑपरेशन के लिए जब आपको कैंची पकड़ने नहीं आएगा, तो आपकी सारी डिग्री बेकार है। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा में गुणवत्ता की जरूरत है, और उच्च शिक्षा में हो या मेडिकल में या फार्मेसी में हो, जब तक हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हम निजी तौर पर जो है ना तो रोजगार कर पाएंगे, ना किसी बिजनेस की तरफ जा पाएंगे, ना नौकरी की तरफ भी जा पाएंगे। और इसका उत्तर प्रदेश में घोर अभाव है। अच्छा सर एक बात मैं आपसे और भी जानना चाह रहा हूँ, हम और आप नेपाल इलेक्शन कवर कर रहे थे, तो एक बात याद आ रही कि वहाँ दीप नारायण उपाध्याय जी एक गाड़ी से कैंपेन कर रहे थे। तो जो नेपाल में इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, जो नेपाल में इलेक्शन कैंपेनिंग होती है सर, और इंडिया में इलेक्शन कैंपेनिंग होता है, उसको आप कैसे क्या डिफरेंशिएट करके देखते हैं? यहाँ लाबो लश्कर के साथ होता है, वहाँ बहुत इंडिविजुअलिज्म होता है। देखिए, इसकी 2 वजह है। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, वो बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ विधानसभा 2.5 3 लाख जी से जी कम का जी नहीं जी होता। जी 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 जी। वहाँ लोकसभा क्षेत्र जो है हाँ 60 70 हजार का होता है, लाल लश्कर का सहारा लेना पड़ता है। नहीं। बहुत ज्यादा हमारा पोस्टर और बैनर का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ आपने देखा होगा, सड़कों पर, सरकारी खंभों पर किसी के पोस्टर बैनर नहीं नजर आए। वो सीधे कैंपेन करते हैं, घर घर जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो ये जो फर्क की बात है, निश्चित रूप से भारत के चुनाव प्रचार में, नेपाल के चुनाव प्रचार में अंतर यह है कि वहाँ का प्रचार बड़ी शालीनता से होता है, और हमारे यहाँ का चुनाव प्रचार पूरी भव्यता से होता है। अच्छा सर एक बात और मैं जानना चाह रहा हूँ
कि जो इंडिया में अभी सोशल मीडिया का एक रुख बदला है, प्रिंट मीडिया को आप अभी कैसे देखते हैं और सोशल मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको आप कैसे फर्क करते हैं या क्या सिमिलरिटीज है? नहीं देखिए, मीडिया तो इस समय दोनों एक ही रास्ते पर चल रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अंतर की जहां तक बात है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कुछ लोगों के हाथ में पूरी तरीके से कैद हुआ है। आज की तारीख में 26 बड़े चैनल, 20 एक धन्ना सेठ के हाथ में है, 6 एक धन्ना के सेठ के हाथ में है। आप धन्ना सेठों का नाम जानना चाहेंगे तो आप बड़े शौक से अडानी और अंबानी का नाम ले सकते हैं। और ये धन्ना सेठ किसके इशारे पर काम करते हैं ये फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंट मीडिया में ढेर सारे प्रिंट मीडिया ऐसे हैं जो एक पक्षीय खबरें आपको परोसते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बैलेंस करके चलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं है, काम दोनों एक ही इशारे पर करते हैं। कुछ लोग थोड़ा शर्म की वजह से, लाज बचाने की वजह से, जो पहले अपने आप को आज़ादी के पहले का अखबार बताते हैं, जो अपने आप को आज़ादी के आंदोलन में शरीक हुआ बताते हैं, ऐसे एक आध अखबार हैं जो अभी अपनी इज्जत बचाए हुए हैं। वरना मोर देन 90% प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब का सब एक ही काम है, सत्ता को खुश रखना। और एक बात सर, एक ये और भी जानना चाह रहा हूं मैं सिद्धार्थ नगर को लोकल लेकर के, कि जो वहाँ स्कूल है, इंटर कॉलेज हो, जूनियर हाई स्कूल हो, डिग्री कॉलेज हो, तो एजुकेशन की क्वालिटी डिफरेंट थिंग और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भरमार पड़ा हुआ है वो डिफरेंट थिंग है। क्या लगता है क्यों वहाँ के बच्चे मेक इन इंडिया है, स्किल इन इंडिया है, असेंबल इन इंडिया है, क्यों नहीं स्किल्ड हो पा रहे हैं? इसलिए कि उनके पास टीचर नहीं है। आज भी जो मैं केवल सिद्धार्थ नगर की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की बात करता हूँ जहाँ 80% जो है विषय विशेषज्ञ के टीचर नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में गृह विज्ञान के टीचर नहीं है, लड़कियों के स्कूल में। बहुत सारे स्कूलों में फाइन आर्ट के टीचर नहीं है। बहुत सारे स्कूल में कॉमर्स के टीचर नहीं है। तो जब जो स्किल डेवलपमेंट के जो सब्जेक्ट है उसके टीचर ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है छात्रों को अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। आप उनको जो आपके यहाँ विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसके टीचर होंगे वही पढ़ाएंगे। उसमें आप चाहे पास होइए चाहे फेल होइए, चाहे अपना सेल्फ स्किल डेवलपमेंट करिए और चाहे लेबर का काम करिए। एक सर और जानना चाह रहा हूं मैं आपके एक्सपीरियंस से लेकर के, कि अभी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, जो यूथ राजनीति में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं, वो उस तरह का नहीं दिख रहे हैं एथिकली, मोरली, अखलाकियात के तौर पर जो होना चाहिए। क्या लगता है कि राजनीति में यूथ को किस तरह आना चाहिए और क्या ख्याल होना चाहिए? देखिए, छात्र संघ जो पहले स्कूलों में हुआ करता था, चाहे डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, वो राजनीति की नर्सरी हुआ करते थे। वहां से लड़के निकल करके जो है राजनीति में कदम बढ़ाते थे, पॉलिटिकल पार्टियां उनको तवज्जो देती थी। अब ये चुनाव पूर्ण से बंद है। हमें नहीं लगता है कि कहीं किसी कॉलेज में ये इलेक्शन हो रहे हों या कहीं छात्र संघ का चुनाव भी हो रहा होगा। तो जो लड़के अगर इनको बाईपास करके राजनीति में आना चाहते हैं, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां इन चेहरों को शिनाख्त नहीं कर पाती हैं, इनके जुझारूपन को देख नहीं पाती हैं, इनके संघर्षशीलता को पढ़ नहीं पाती हैं। इसलिए बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कुछ करने के लिए राजनीति में भी आतुर हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर उनको मौका मिले तो निश्चित रूप से राजनीति में भी कुछ कर गुजरेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, किसी पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, लगभग सारी पार्टियों में आजकल एक सेल है, आईटी सेल। और आईटी सेल को एक टॉपिक दिया जाता है कि तुमको दिन भर आज यही करना है। उसको पता ही नहीं है कि किसके खिलाफ काम कर रहा है और किसके कहने पर काम कर रहा है। एक बहुत बड़ी पार्टी के आईटी सेल के तमाम सारे लोगों से मैंने बात किया है, वो एक दूसरे पार्टी की गाली दे रहे हैं। वो नहीं जानते कि हम किसको गाली दे रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि जो मैं गाली दे रहा हूँ या जो नेगेटिव कार्टून बना रहा हूँ या नेगेटिव खबरें चला रहा हूँ, स्क्रॉल दे रहा हूँ, वो किसके खिलाफ दे रहा हूँ, उनको बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन उनसे करवाया जा रहा है। चंद पैसों में वो इस काम को करने के लिए परेशान है, वो करते रहते हैं। अनजान है उससे, हम उनको दोष नहीं देंगे। अगर वो अपने प्लेटफॉर्म से यशोदा श्रीवास्तव को गाली दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस लड़के को पता ही नहीं कि मुझको क्यों गाली दे रहा है, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। एक बात और सर, जैसे कि आपने इससे पहले भी सरकार में नेपाल और इंडिया को बहुत करीब से कवर किया है,
इस सरकार में भी नेपाल इंडिया को बहुत करीब से कवर किया है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो इश्यूज़ होते हैं, जो जिस तरह से देखा जाता है, दोनों सरकारों में आप इन दोनों के संबंधों को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे व्यापारिक संबंध है। नेपाल भारत से रोटी बेटी का भी संबंध है। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो सिर्फ भारत के आश्रित नहीं रह सकता है। उसको चीन की भी जरूरत है, उसे अमेरिका की भी जरूरत है, उसे भारत की भी जरूरत है। ऐसी स्थिति में नेपाल ना तो भारत का बनकर रह सकता है, ना चीन का बनकर रह सकता है और ना अमेरिका का बन करके रह सकता है। वो वक्त वक्त पर जो है तीनों देशों में से जो देश उसके मुफीद में आते हों, उनके साथ कदम से कदम बढ़ा करके काम करने पड़ते हैं। बहुत सारी परियोजनाएं नेपाल में तीनों देशों की चल रही है। इंडिया की भी चल रही है। जल विद्युत परियोजनाएं मोस्टली इंडिया की चल रही हैं। ट्रांसमिशन परियोजनाएं अमेरिका की चल रही हैं। रोड और सड़कें और एयरपोर्ट की परियोजनाएं चाइना की चल रही हैं। तो जब तीनों देश वहां अपना काम कर रहे हैं तो नेपाल किसी एक देश के साथ बनकर तो नहीं रह सकता है। बिल्कुल सही। हाँ, हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है भारत और नेपाल के बीच, वो प्राकृतिक रूप से ऐसा बंधा हुआ है कि हम अगर चाहें भी तो दोनों देश से अलग नहीं रह सकते हैं। हमारे रीति रिवाज एक हैं, हमारे वेशभूषा एक है, हमारी बोलचाल की भाषा एक है। नेपाल के लोग हो सकता है चाइनीज ना बोलते हो, अमेरिकन ना बोलते हो, लेकिन 90% नेपाली हिंदी बोल भले ना पाते हो लेकिन हिंदी समझते जरूर हैं। सही। हिंदी फिल्में उनकी पहली पसंद है, हिंदी गीत उनको उनकी पहली पसंद है। तो ये सब तमाम वजह है कि वो अपेक्षाकृत चाइना और अमेरिका के अपेक्षाकृत भारत से थोड़ा अटैचमेंट उनका ज्यादा रहता है। इसलिए रहता है वो रोटी बेटी के रिश्ते की वजह से रहता है, रीति रिवाजों की वजह से रहता है और हिंदी की प्रेम से रहता है। नेपाल में, इंडिया में 2 जगह नेपाली बोली जाती है। एक के पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा है दार्जिलिंग और दूसरा सिक्किम। और नेपाल इंडिया में 8वीं अनुसूची में है। सही है। और ज नेपाल में हिंदी कहीं नहीं पढ़ाई जाती है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में 6 छात्र हिंदी के हैं, केवल 6 छात्र। वजह, हिंदी पढ़ के क्या करेंगे? उनके आपको रोजगार तो मिलना नहीं हिंदी पढ़ करके। तो वहाँ जिस तरह लोगों की पसंद हिंदी है, सरकारी तौर पर हिंदी उतनी ही ज्यादा उपेक्षित है। बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हैं इंडिया और नेपाल पे इनकी लेखनी बहुत मशहूर है। बहुत हाई लेवल पर आप उन दोनों के संबंधों को समझते हैं। श्री यशोदा श्रीवास्तव जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर और भी जब हम इस इश्यूज़ पर, इस टॉपिक पर कनेक्ट करेंगे, तो हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।